गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे क्या, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास के मैंने क्वेश्चन दिए थे, हो गए सबके। बुकलेट भी हो गई। ओके चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए फिर, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास। देखिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें तो जैसे हमने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा था वैसे ही एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी होगा। एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास को अगर आप फॉर्मूला लिखें तो सेम वे में फॉर्मूला होगा जैसे एवरेज एटॉमिक मास का था। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, मॉलिक्यूल के, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। सिमिलर वे में जैसे हमने वहां पे N1 सैंपल लिया था, तो आगे ये भी नोट कर लीजिए, लेट अ सैंपल कंटेन N1 mole of molecules, N1 mole of molecules with molecular mass M1 and N2 mole of molecules with molecular mass M2. Then total mass of the sample will be equal to N1 M1 plus N2 M2, एंड टोटल मोल्स क्या आ जाएंगे, टोटल मास ऑफ द सैंपल N1 N1 plus N2 M2 एंड टोटल मोल्स ऑफ द सैंपल, will be equal to N1 plus N2, टोटल मोल्स ऑफ द सैंपल N1 plus N2। ये वैल्यू उठा के फॉर्मूले में रख दीजिए ऊपर, वहां से एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। नोटेड। ओके नोट करिए। Okay, so total mass of the sample N1 M1 plus N2 M2, total moles of the sample N1 plus N2। ये वैल्यू उठा के फॉर्मूले में रख देते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास में। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू N1 M1 plus N2 M2 divided by N1 plus N2।
तो टोटल सैंपल का मास n1 m1 प्लस n2 m2 समझ में आ रहा है ना। टोटल मोल तो सीधा सीधा दिख रहा है n1 प्लस n2, और टोटल मास जो हो रहा है वो हो रहा है n1 m1 प्लस n2 m2। वो समझ में आया टोटल मास। लास्ट डेरिवेशन में भी हमने किया था एटॉमिक मास में भी, सेम वैसे ही मॉलिक्यूलर मास में भी आ जाएगा। नोटेड। चलिए आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ air is a mixture of O2 and N2, O2 and N2 in which O2 is present, in which O2 is present 20% by mole, 20% by mole, and N2 is present 80% by mole, and N2 is present 80% by mole. Calculate the average molecular mass, average molecular mass of air. एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो बोल रहा है कि हमारे पास एयर है जो कि हमारा एक सैंपल हो जाएगा, ये आपकी एयर है। अब इस एयर में दो गैसेस जो कि सबसे मेन कंपोनेंट होती है, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया गया है O2 and N2। O2 is present 20% and N2 is present 80%। यस, परसेंटेज में अगर दिया हुआ है तो हमेशा N1 प्लस N2 100 ही रखेंगे। अगर सीधा N1 N2 की वैल्यू दे रखी है तब तो आप उनको रख देंगे। अगर N1 N2 डायरेक्ट ना देके परसेंटेज में दिया है तो N1 N2 का एडिशन हमेशा 100 आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में एक 20% बाय मोल है, O2 20% बाय मोल एंड ये 80% बाय मोल, तो टोटल मोल्स हम मान लेंगे यहाँ पे 100, जिसमें 20 मोल O2 के होंगे और 80 मोल्स किसके हो जाएंगे, N2 के। तो यहाँ पे आप मान लीजिए, लेट्स अज्यूम कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। if total moles in air is 100, टोटल मोल्स इन एयर इज 100। अगर परसेंटेज भी दिया है तो उसमें आप 100 मान के ही करिए, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो टोटल मोल्स इन एयर 100, तो O2 के मोल्स कितने आ जाएंगे, O2 मोल्स जिसको आप मान लीजिए N1, ये आ जाएंगे 20, एंड N2 के मोल्स की बात करें, N2 मोल्स जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं N2, सो दिस विल बी इक्वल टू 80, क्योंकि टोटल 100 मोल्स है तो उसमें 80 और 20 का ये रेशियो आ जाएगा। अगर परसेंटेज में दिया है तो आप ये 100 मान के ही करिए। अगर परसेंटेज में ना दे के सीधा वैल्यू दे देता, लाइक कि O2 के मोल है 50, N2 के मोल है 80, तब जो क्वेश्चन में दिया है वो रखा जाएगा। अगर परसेंटेज में दिया है तो फिर टोटल 100 में के अकॉर्डिंग हम वहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये N1 N2 आ गया। अब बचा क्या हमारे पास, M1 यानी JMM। M1 क्या होता है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में M1 क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास लिखा था ना हमने। तो M1 कितना होगा, देखिए जहां पे डेफिनेशन लिखवाई वहां पे लिखवा है M1 M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा 32, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 कितना हो जाएगा 28। तो M1 M2 की वैल्यू पता है, दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास को। तो जिसके लिए N1 लिया है उसी के लिए M1, मतलब जिसको N1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए 1 से, वही वहां पे M1 आ गया, देन N2 आ गया, M2 आ गया। अब ये वैल्यूज आप उठा के फॉर्मूले में रख दीजिए, तो एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो एवरेज
molecular mass of air will be equal to N120, 32, 80, 28 divided by N1 plus N2 100 हो जाएगा 640 ये डिवाइडेड बाय 100 ऐड करके निकाल लीजिए कैलकुलेट करके दोनों को ऐड कर देते हैं 0.448 288 डिवाइडेड बाय 100 ये कैंसिल आउट तो आ गया 28.8 तो ये हमारे पास आंसर आ गया एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इज 28 पॉइंट ये वैल्यू याद होनी चाहिए सबको क्योंकि ये वैल्यू सीधा सीधा आगे जैसे जैसे आप आगे अभी तो हम सीधा एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं अब जैसे जैसे आगे चीजें पढ़ते जाएंगे ये सबका डायरेक्ट यूज होगा लाइक क्वेश्चन आएगा कि आपके पास एक कंटेनर में एयर है और दूसरे कंटेनर में कोई गैस है O2 तो इसका जीएमएम या मॉलिक्यूलर मास और इसका कितना है तो O2 का मॉलिक्यूलर मास हम रखेंगे 32 और एयर का कितना होगा तो एयर का सीधा रख देंगे 28.8 क्योंकि इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास याद है जैसे कल क्लोरीन का हमने पढ़ा था याद हो अगर सबको क्या पढ़ा था क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35.5 वैसे ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर अगर बोला जा रहा है तो सीधा रखा जाएगा 28.8 तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए एयर का मॉलिक्यूलर मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास अगर एयर दिया है तो उसकी जगह सीधा आप 28.8 रख सकते हैं जीएमएम पूछा जाए एयर का जीएमएम कितना होगा तो जीएमएम ऑफ एयर हम लिखेंगे कितना 28.8 ग्राम तो वो गिवन नहीं होगा नहीं जरूरी नहीं एयर का क्यों गिवन होगा एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपको ये याद कर लीजिए मतलब जरूरी नहीं है क्वेश्चन में गिवन नहीं हो हर बार चलिए हो गया ये समझ में आया सबको नॉर्मल फॉर्मूले में उठा के रखा है और वहां से हम निकालेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखिए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस नहीं सीधा लिख लो टू गैसेस टू गैसेस टू गैसेस ब्रैकेट में molecular weight is 20 and 30 respectively कोई भी गैसेस ले लेते हैं टू गैसेस molecular weight is 20 and 30 respectively is mixed in A is to B mole ratio A is to B mole ratio and the average molecular mass and the average molecular mass of mixture and the average molecular mass of mixture is found to be 24 is found to be 24 calculate average molecular mass if they are mixed in B is to A mole ratio
So two gases whose molecular weight is 20 and 30 respectively is mixed in A is to B mole ratio and the average molecular mass of mixture is found to be this 24. Then calculate average molecular mass if they are mixed in B is to A mole ratio. तो उनको किस रेशियो में मिक्स किया गया है? A is to B के मोल रेशियो में. टू गैसेस, अच्छा आपको गैसेस नहीं दिए ना, आप चलो मान लेते हैं एक्स एंड वाई. यहाँ पे ऐड कर लो सब लोग खुद से, यहाँ पे ऐड कर लो टू गैसेस एक्स एंड वाई. मान लो एक्स एंड वाई ऐड कर लीजिए यहाँ पे, टू गैसेस एक्स एंड वाई. ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए. अब देखिए ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है. हालांकि लाइन लिखी हुई है एवरेज मॉलिक्यूलर मास की, तो उससे आप रख सकते हैं, बट फिर भी ये उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में, जैसे कल हमने किए थे परसेंटेज कंपोजिशन के एप्लीकेशन बेस्ड, तो वैसे ही क्वेश्चन ये भी है. अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि टू गैसेस जो है जिनको मिक्स किया गया है 20 एंड 30, उनका एटॉमिक मास दिया है, उनको A:B के मोल रेशियो में मिक्स किया गया है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ये है. तो अगर उनको A:B के मोल रेशियो में x एंड y, तो पहले हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x कितना होगा 20, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y कितना होगा 30, क्योंकि दो गैसेस हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली है. ठीक है, चलो अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x कितना रखा जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y कितना रखा जाएगा. तो इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x एंड y, देखिए पहले मैं ये लाइन लिख रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y का रेशियो क्या है A:B. A:B के मोल के रेशियो में वो प्रेजेंट है. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, किसमें मिक्स किया गया है A:B के मोल रेशियो में. तो NX/NY दोनों के मोल का जो रेशियो है x और y का वो A:B है. तो यहां से मैं क्या ये लाइन लिख सकता हूं क्या कि NX के मोल अगर मैंने एक के मान लिए तो NY के मोल्स कितने हो जाएंगे B के जहां पे कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है. क्या ये लिखा जा सकता है? क्योंकि अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो अगेन A:B आ जाएगा. रेशियो मुझे A:B चाहिए, तो दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो के और के कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पे के एक कांस्टेंट ले लिया है. जैसे आप पढ़ते हैं कि मान लीजिए x और y का रेशियो है 2:5, ये सब हम 10th में करते थे क्वेश्चन. x और y का रेशियो 2:5 है, तो x की वैल्यू मैंने मान ली 2 के और y की वैल्यू मैंने मान ली 5 के, और जब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो 2 के डिवाइडेड बाय 5 के 2:5 ही आ जाएगा. तो k और k कैंसिल आउट हो जाएगा जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा. तो इसलिए कांस्टेंट के साथ हम दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे लिख सकते हैं. तो हम वही करते हैं यहाँ पे भी. देखिए तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x ले लिया A के एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y हमने ले लिया B के, क्योंकि दोनों के मोल्स का जो रेशियो था वो A:B था, और ये मॉलिक्यूलर वेट तो क्वेश्चन में दे ही रखा है. करेक्ट. अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगा लीजिए. एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगाइए. तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 दिखाते थे. इस बार हमने N1 N2 की जगह क्या ले लिया है x और y, तो वैल्यूज वो रख देते हैं. तो अगर हमने NX रखा तो MX प्लस NY तो My डिवाइडेड बाय NX प्लस NY. NX की वैल्यू हमने कितनी ली थी A के, MX कितना दिया था 20, प्लस NY की वैल्यू ली थी हमने B के, My कितना दिया था 30, डिवाइडेड बाय NX प्लस NY A के प्लस B के. और एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना 24.
हाँ, राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में 24 ही रख रहे हैं। ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास तो क्वेश्चन में दे ही रखा है 24, वो वैल्यूज तो रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आगे 24 हमारा इधर है और इधर से आप k को कॉमन कर लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 20a प्लस 30b, और k और फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी k कॉमन, a प्लस b, k से k कैंसिल आउट वैसे ही हो जाएगा, तो k का वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a प्लस b को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24a प्लस 24b इज इक्वल टू 20a प्लस 30b। 20a इधर लेके आ जाओगे तो क्या आ जाएगा, 24a माइनस 20a इज इक्वल टू 30b माइनस 24b। तो ये आ जाएगा 24 माइनस 20a मतलब 4a, और ये आ जाएगा 6b, यानी a बाई बी कितना आ जाएगा, 6/4 मतलब 3/2। इसको 2 से कैंसिल आउट कर लो, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3। तो बेसिकली a बाई बी हमको मिल गया, a बाई बी हमको मिल चुका है 3/2, यानी a/b हम लिख सकते हैं 3:2। ये समझ में आया, पहले इतना समझ में आया सबको, यहाँ तक क्लियर है। a बाई बी की वैल्यू हमने वैल्यूज पुट की है, n1 m1 n2 m2 nx mx ny my, और फिर हमने a बाई बी का रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। नाउ अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ दे आर मिक्स्ड इन b बाई a रेशियो, उनका जो मोल का रेशियो है वो b बाई a होना चाहिए, तो फिर उनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा। तो अगर a बाई बी हमारे पास 3/2 है, तो b बाई a कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि उनको 2/3 के रेशियो में मिक्स किया गया है। चलिए आगे करते हैं। सो नाउ gases x and y are mixed in, so now gases x and y are mixed in b by a ratio, means 2:3, means 2:3 ratio, 2:3 मोल रेशियो। तो अब उनको b बाई ए रेशियो या 2:3 के मोल रेशियो में ऐड किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है दोनों गैसेस को। तो अब हम रखेंगे अपना mx तो हमारा फिक्स रहेगा 20, my हमारा फिक्स है 30, लेकिन जो मोल का रेशियो, अब दोनों को जो मिक्स करने का रेशियो है, यानी nx और ny, जो हम मिक्स कर रहे हैं nx और ny को, वो रेशियो है अब b बाई ए का, मीन्स 2/3 का। तो अगर nx ny का रेशियो 2/3 है, तो यहां से हम एक लाइन ये लिख सकते हैं कि nx विल बी इक्वल टू 2k और ny विल बी इक्वल टू 3k, कांस्टेंट आ जाएगा वो। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, क्या रखा जाएगा, nx mx प्लस ny my डिवाइडेड बाय nx प्लस ny। इस बार एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू, वैल्यूज रख दीजिए, nx की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2k, mx की वैल्यू 20 प्लस ny की वैल्यू 3k, my की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय nx प्लस my 2k प्लस 3k। तो यहाँ से एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। अगेन k को कॉमन कर लो, ब्रैकेट में बच जाएगा 20 प्लस 2 40 एंड ये 90 डिवाइडेड बाय 5k, k से k कैंसिल आउट, ये आ जाएगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास। सो 40 प्लस 90 130/5 एंड 130/5 मीन्स कितना, 26। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 26। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस पे मिलेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास बेस्ड। यहाँ से एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा इसका 26।
6। सब लोग चेक कर लीजिए एक बार, कोई सी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो पहले। लेंदी क्वेश्चन कहाँ है भाई? लेंदी लग रहा है क्योंकि एक एक स्टेप लिखा है, इसलिए लेंदी लग रहा है। क्वेश्चन करते टाइम थोड़ी लेंदी होगा। रिपीट करना है, कौन सा स्टेप रिपीट करना है? फ्रॉम बी बाई ए से रिपीट करना है। अच्छा, ये बी बाई ए को 2/3 लिखा है मैंने, उसके बाद ये 2/3 को लिखने के बाद ये nx 2k और ny 3k, ये लाइन नहीं समझ में आया? ये लाइन समझ में आया या नहीं? हाँ, तो उसके बाद तो वैल्यू उठा के रखिए ना फॉर्मूले में, उसके बाद तो सिंपल फॉर्मूला, अगर वो लाइन समझ में आ गई तो फॉर्मूले में उठा के रखा है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला nx mx प्लस ny my डिवाइडेड बाय nx प्लस ny, जो हम लिखते थे n1 m1 प्लस n2 m2। उसके बाद वैल्यूज रख दिए, nx की वैल्यू 2k, mx की वैल्यू 20, ny की वैल्यू 3k, my की वैल्यू 30 एंड देन डिवाइडेड बाय nx प्लस ny मींस 2k प्लस 3k, और वहां से एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया। ये तो सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रखा है, कैलकुलेट किया है। सर रेशियो चेंज हुआ है तो मॉलिक्यूलर वेट भी चेंज होगा, जो 20 और 30 था। रेशियो चेंज होने से मॉलिक्यूलर वेट कैसे चेंज? अबे भाई मॉलिक्यूलर वेट कब से चेंज होने लगा? ऑक्सीजन जो गैस होती है, ऑक्सीजन गैस पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी उठा लाओगे O2 ही होगा उसका फॉर्मूला, उसका मॉलिक्यूलर वेट 32 होगा। मॉलिक्यूलर वेट नहीं चेंज होता है कभी। मॉलिक्यूलर वेट किसी भी कंपाउंड का, किसी भी अगर एटम का एटॉमिक वेट है या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट है तो फिक्स रहेगा ना, वो कैसे चेंज हो जाएगा? कार्बन का एटॉमिक वेट हम पढ़ते हैं 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 12, तो ये थोड़ी कभी चेंज हो जाएगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा कार्बन के लिए, चाहे किसी भी रेशियो में कहीं भी प्रेजेंट हो कार्बन। ओके डन। चलिए, तो मैंने आपको अब बताइए जो होमवर्क दिया था, उस होमवर्क में ये हो गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास दोनों रिलेटेड। अब हमें, अब पढ़ेंगे हम इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला से पहले जो आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क बताइए बुकलेट में, कोई डाउट है किसी को? बुकलेट में क्या क्या दिया था? सेक्शन ए पहले दिया था और अभी सेक्शन सी कल दिया था, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों के। कंप्लीट हो गया सबका? कोई डाउट है तो बताइए, सेक्शन ए एंड सेक्शन सी। एक मिनट शेयर कर रहा हूं मैं। मुझे तो लग रहा है आधे लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया है। सॉल्व नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। मैं तो अभी कम कम क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 5 8 10 ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। फिर एक एक दिन में 30 30 40 40 क्वेश्चन आएंगे, फिर कैसे करोगे? तो ये दिया था पार्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव का। पहले तो सेक्शन ए, कंप्लीट सेक्शन ए, ये पूरा हो गया A1 से A6। उसके बाद कल दिया था मैंने सेक्शन सी, जिसमें C1 नहीं करना था, इंपिरिकल फॉर्मूला वाला। बाकी क्वेश्चन C2 C3 C4 C5 ये चारों हो सकते हैं, और बी के भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बी का क्वेश्चन नंबर B5, सेक्शन बी मैंने दिया नहीं था, अभी नोट कर लो सब लोग, अभी नोट कर लीजिए, या भी टाइम होगा तो अभी करेंगे, पहले फिलहाल के लिए नोट कर लो। सेक्शन ए कंप्लीट मैं दे चुका हूं, कौन सा बोल रहा हूं, पेज नंबर देख लीजिए, बुकलेट का पेज नंबर है 35, लिख लो चाहे रफ बुक में, अभी सब लोग लिख लो। हाँ, तो सेक्शन बी नहीं किया तो लिख लो ना, पहले मैं ये बोल रहा हूँ, रफ में अपने लिख लीजिए। पेज नंबर 35 पे पार्ट सेकंड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसमें सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है।
सेक्शन बी का कौन कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। सेक्शन बी का B1 हो जाएगा, B1, क्योंकि सेक्शन बी अभी दिया नहीं था मैंने। B2 हो जाएगा, B3 हो जाए, B3 नहीं, B1 एंड B2, B1 B2 B4 B5, टिक कर लो अभी। B1 B2 B4 B5। B3 है एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे, कंजर्वेशन ऑफ मास और ये सब मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आता है उसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है उसमें, वो सारी चीजें। B3 छोड़ के सेक्शन बी का B1 B2 B4 B5 हो जाएगा, ये नोट कर लीजिए, होमवर्क रहेगा। एंड सेक्शन सी में कल मैंने दिया था पहला क्वेश्चन छोड़ के, बिकॉज पहला इंपेरिकल फॉर्मूला है, बाकी C2 C3 C4 C5 हो जाएगा। ये हो गया कहाँ का पार्ट, ये हो गया ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, अभी जो डाउट है मैं बताता हूँ सेक्शन ए एंड सेक्शन सी में। अब इसके ऊपर आ जाइए, ये तो पार्ट सेकंड था ऑब्जेक्टिव, इसके ऊपर पार्ट फर्स्ट था सब्जेक्टिव। इस सब्जेक्टिव में सेक्शन ए मैं पहले बोल चुका हूँ, सेक्शन सी भी कल दिया था। सेक्शन सी में आप पहला क्वेश्चन अगेन छोड़ सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है C1। सेक्शन सी का C1 यहां भी छोड़ दीजिए, सब्जेक्टिव वाले में पेज नंबर 33 है ये सब्जेक्टिव का पार्ट है। C1 छोड़ के C2 हो जाएगा, मोल परसेंटेज निकालना है, एंड अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास C3, C2 एंड C3। सेक्शन सी में C2 एंड C3। अब सेक्शन बी बता देता हूं। सेक्शन बी में पहला तो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन है, दिस B2 भी बताना पड़ेगा आपको, डेंसिटी वाला रिलेशन। हाँ B3 हो जाएगा, B2 B3 दोनों टिक कर लो। B2 मैं अभी बता देता हूँ, नोट करके लिखवा देता हूँ B2 में क्या यूज करना है। और B2 B3, तो मतलब सेक्शन बी का भी पहला क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ना है, B1 छोड़ना है, C1 छोड़ना है, जिसमें से ए और सी तो मैं आपको होमवर्क दे चुका था। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा, सेक्शन बी रहेगा, जिसमें यहाँ पे B1 छोड़ के B2 B3, और ऑब्जेक्टिव में भी मैंने आपको बता ही दिया कि ऑब्जेक्टिव में क्या छोड़ना है। ऑब्जेक्टिव में भी सेक्शन बी की बात कर रहे थे, जिसमें थर्ड क्वेश्चन छोड़ के B3 छोड़ के बाकी B1 B2 B4 B5 हो जाएगा। इतना करने के बाद, और स्टार्टिंग में इसके एक्सरसाइज से ऊपर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। अभी बताओ सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन ए एंड सेक्शन सी में कोई डाउट। सेक्शन सी, चलिए मैं पहले यहाँ देख रहा हूँ, पहले मैं ऑब्जेक्टिव वाले की बात करता हूँ, फिर सब्जेक्टिव वाले पे आते हैं। पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव। एक्सरसाइज 1 में जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है पेज नंबर 35 से। पहला इसका है सेक्शन ए, इसमें 6 क्वेश्चन है, ये तो हम पहले ही होमवर्क दे चुका था मैं, तो पहले ही कर चुके होंगे आप। इसमें से किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है ना, ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए अगर नहीं किए आपने। मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम में अभी संडे को एग्जाम है, फिर कुछ होगा नहीं आपसे अगर आपने नहीं किया है, जेन्युइनली नहीं किया है। तो ऐसे आंसर देख के टिक कर दिया या चीटिंग करके कुछ कर दिया तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये क्वेश्चन है, द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयंस ऑफ Al3+, 1 ग्राम आयंस ऑफ Al3+, अगर Al3+ के 1 ग्राम आयन है तो उस पर कितने चार्ज प्रेजेंट होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने डीपीपी में भी सॉल्व किए थे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। चारों ऑप्शन में एक एक करके निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। Then question number A5, the gaseous mixture contains CO2 and N2:5 ratio by mass. The ratio of the number of molecules CO2 and N2O is. Then 6, the weight of a molecule of the compound is this. और एक चीज बता दूं, शायद आपका संडे के टेस्ट के बाद शायद शफलिंग भी हो जाए, नॉट श्योर अबाउट दैट बट मे बी। तो एटलीस्ट उस चीज को दिमाग में रख के एटलीस्ट प्रिपरेशन करो। शफलिंग मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके अगर बैचेस सेपरेट हो जाएं,
तो कुछ ऐसा बैच बन जाए कि एक बैच अलग हो जाएगा, दूसरा बैच अलग हो जाएगा, या जेई या नीट का जैसा भी होगा। तो एटलीस्ट इतना ट्राई करो कि पहला टेस्ट है तो अच्छा उसमें स्कोर कर पाओ। ज्वाइन मी ग्रुप, माई नंबर इज दिस। चलिए, तो ए में किसी को डाउट नहीं है ना? नहीं है तो अच्छी बात है। चलो फिर आ जाओ सेक्शन सी में। सेक्शन सी, चलिए सेक्शन सी में शेयर कर रहा हूं। ये है सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में देखिए ये दिया है इंपिरिकल फॉर्मूला, ये दिया था ऑब्जेक्टिव, जिसमें पहला क्वेश्चन इंपिरिकल फॉर्मूला आप छोड़ के सेकंड क्वेश्चन था कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड व्हिच कंटेन 20% कैल्शियम एंड 80% ब्रोमीन बाय वेट इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 200। तो पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है कंपाउंड का, यानी एवरेज मॉलिक्यूलर मास 200, और उसमें 20% कैल्शियम 80% ब्रोमीन है। तो आपको निकालना है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। हुआ ये C2, C3 भी हो गया। C4 जैसा क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन में करवाया था। अ कंपाउंड possess 8% सल्फर बाय मास, द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। कि अगर लीस्ट मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या करना पड़ता है? सल्फर का कितना एटम रखा जाएगा? एक। आई थिंक यही क्वेश्चन ही था, है ना? 8% सल्फर दिया हुआ था। एंड देन C5 जो क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। नहीं किया C5 तो देख लीजिए। C5 क्या दिया है? कॉर्टिसोन इज अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस कंटेनिंग 21 एटम ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल। तो कॉर्टिसोन जो दिया हुआ है वो एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है जिसके एक मॉलिक्यूल में 21 एटम है, 21 एटम ऑफ कार्बन। देन सो द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्टिसोन इज दिस, इट्स मोलर मास। तो मोलर मास क्या होगा? तो अगेन यहां लगाना पड़ेगा क्या? परसेंटेज कंपोजिशन। C2 डाउट है? अच्छा C2 कितने लोगों का डाउट है? बाकी लोगों का C2 हुआ क्या? नहीं किया हो तो बता दो भाई, अगर नहीं किया है तो भी बता दीजिए, जितने लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया है। सेक्शन सी C2 पेज नंबर 33, पेज नंबर 33, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डाउट है आपको C2 का। ठीक है साक्षी और पार्थ, आपको कौन सा C2 डाउट है अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे? ये तो इस क्वेश्चन में देखिए C2 में क्या दिया हुआ है आपको। यहाँ पे दिया हुआ था कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच कंटेन 20% कैल्शियम 80% ब्रोमीन। 20% कैल्शियम एंड 80% ब्रोमीन, एंड दिस इज बाय वेट। बाय वेट आपको ये दोनों वैल्यूज दे रखी हैं, और आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 200, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड 200। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे ये पूछा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब हम मान लेते हैं कि हमको फॉर्मूला नहीं पता, सॉल्व करते हैं। लेट्स अज्यूम हमने फॉर्मूला मान लिया CaXBRY, और x और y की जो भी वैल्यू आएगी वही उसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला हमने मान लिया यहाँ पे CaXBRY। अब CaXBRY हमने फॉर्मूला मान लिया है कि इसका फॉर्मूला है। तो अब आपको लगाना है क्या? मॉलिक्यूलर वेट बाय वेट, इनका रेशियो दिया हुआ है। बाय वेट या बाय मास इनका रेशियो दिया हुआ है कि किसी कंपाउंड में बाय वेट इतना प्रेजेंट है, 20% कैल्शियम 80% ब्रोमीन। तो मोल से परसेंटेज निकालेंगे कि मोल से कितना होगा। जैसे मैं मान लूं कि ये देखिए मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का 100 ग्राम, दिस इज कंपाउंड CaXBRY, और इसका मैंने ले लिया 100 ग्राम। तो इसमें 20 ग्राम क्या होगा? कैल्शियम, और 80 ग्राम क्या होगा? 80 ग्राम होगी ब्रोमीन, क्योंकि बाय वेट दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड दे रखा है 200। तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट 200 दे रखा है, और इन दोनों का मुझे
20 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम में प्रेजेंट है। तो अब बताइए मैं M1 कितना रखूं? M1 मतलब M कैल्शियम, M1 मैं कैल्शियम के लिए ले रहा हूं, फॉर कैल्शियम यहां लिख रहा हूं मैं, फॉर कैल्शियम M1, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, और उसके मोल्स कितने होंगे N1, मोल्स हो जाएगा कितना, मास डिवाइडेड बाय जीएमएम, मास डिवाइडेड बाय जीएमएम, मास उसका दिया है 20 ग्राम और जीएमएम है 40। ध्यान से देखिए एक एक स्टेप। एंड जब मैं बात कर रहा हूं फॉर ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के लिए M2 यानी मॉलिक्यूलर मास, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैल्शियम एंड ब्रोमीन दोनों, ये है 80, M1 M2 80, ये दोनों क्वेश्चन में दिया है। और N2 की वैल्यू निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन जीएमएम, यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास बाय जीएमएम, मास ब्रोमीन का दिया है 80 ग्राम। क्यों ये फॉर्मूला लगाना पड़ा? क्योंकि मास क्वेश्चन में दिया है, तो मास डिवाइडेड बाय जीएमएम हो जाएगा 80, ये 20/40 का मतलब हाफ मोल आ गए, और इसके कितने मोल आ गए 1 मोल आ गए। अब फॉर्मूला लगेगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास का, इस सैंपल का जो भी एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा दैट विल बी इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 200, यानी इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 200। अब वो रख सकते हैं 200, N1 की जगह आप रख सकते हैं हाफ, M1 की जगह 40 प्लस N2 की जगह 1, M2 की जगह 80 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 यानी हाफ प्लस 1। तो आपको निकालना क्या है, अच्छा एंड ये फॉर्मूले में x एंड y ये तो वैल्यूज रखी ही नहीं, तो N1 M1 में यहाँ पे रखेंगे तो फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, कितने मोल्स हैं इसके, इसके मोल्स कितने हैं हमारे पास, अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू नहीं रखी ना हमने, 20 ग्राम 80 ग्राम सीधा रख दिया है, ठीक है। तो इसको एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बजाय करने से बेटर है हम सीधा सीधा इस पे फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखिए फॉर्मूला हमने लिया इसका, ये यहां तक तो क्लियर है सबको, पहले यहां तक देख लो, कैल्शियम M1 40 M2 80, नंबर ऑफ मोल्स अगर ये 20 ग्राम है तो 20/40, N2 80/81। अब देखिए फॉर CaXBRY, फॉर CaXBRY ये पूरे कंपाउंड का फॉर्मूला है, तो बताओ मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, मॉलिक्यूलर मास क्या लिखा जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मुझे बताइए क्या लिखा जाएगा, मॉलिक्यूलर मास क्या लिखा जाना चाहिए, कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, उसमें जितने एटम होते हैं उनका मल्टीप्लाई करके ऐड करके, जैसे कैल्शियम के यहाँ कितने एटम दिख रहे हैं, जैसे देखो ये अगर कहीं लिखा है Na3PO4 और पूछा जाए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ये तो निकालना सीखा है ना हमने, स्टार्टिंग में यही तो पढ़ा था पूरा, Na3PO4 तो क्या रखते थे 3 इंटू मास ऑफ Na 23, प्लस फॉस्फोरस का मास रखते थे 31, प्लस ऑक्सीजन के लिए 4 इंटू 16, यही करते थे और उनको ऐड करके मॉलिक्यूलर मास निकालते थे। वही चीज अभी यहाँ पे करना है, यहाँ पे क्योंकि हमको यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन लगाएंगे तो उससे नहीं आएगा, सीधा हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा आंसर निकाल लो, परसेंटेज कंपोजिशन लगाने का नीड ही नहीं पड़ेगा। तो सी एक्स बी मतलब यहाँ पे हो गया सी ए का मास होता है 40, तो 40 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स एटम है एक्स लिया है हमने, प्लस बी आर वाई का मतलब कितना हो गया, ब्रोमीन, ब्रोमीन का मास है 80 इंटू वाई, और मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे रखा है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 200, सो 200 इज इक्वल टू 40x प्लस 80y, यहाँ से 0 0 कॉमन करके कैंसिल आउट कर दो, या 40 कॉमन आउट करके कैंसिल आउट कर दो, 40 कॉमन आउट करके कैंसिल कर दो, ये बचेगा 5, या बच जाएगा x प्लस 2y। ये आ गई इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। समझ में आया क्या, ये मॉलिक्यूलर मास निकाला है यहाँ पे इक्वेशन 1 बनाने के लिए, पहले जितना स्क्रीन पे है वो देखिए ध्यान से, किसी को डाउट है तो पूछिए। 40x प्लस 80y विल बी इक्वल टू 200, और वहां से सीधा हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये आ गया। अब देखिए
अगर आपके पास दो अननोन है, दो अननोन, जैसे हमारे पास यहाँ दो अननोन है, एक एक्स और एक वाई। जब भी आपके पास दो अननोन हो तो दो अननोन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन चाहिए होती है। दो अननोन्स एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। दो अननोन या दो वेरिएबल हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, जैसे, और हमारे पास अभी एक इक्वेशन आई है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 5। अब बताइए दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने आंसर लिखा है, कुछ लोगों ने आंसर लिखा है, जैसे ऋतुज ने आंसर लिखा है CABR2, ओमकार CABR2, कहां से आ रहा है ये आंसर? मैं पूछ रहा हूं, आपने आंसर निकाला है, दो इक्वेशन बना के सॉल्व किया है या नहीं सॉल्व किया है? अच्छा, इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। यहां तक किया था x प्लस टू वाई 5, या ये भी नहीं किया था, डायरेक्ट किया है? ऑप्शन से ट्राई किया, वेरी गुड। चलिए ऑप्शन से ट्राई किया, तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो x प्लस टू वाई की वैल्यू 5, एक इक्वेशन, या अभी आप दो इक्वेशन बना सकते हैं, दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर ये है, अब आप ट्राई करिए ऑप्शन से, यही करना है। कैसे? तो ऑप्शन, हमारे पास इक्वेशन है x प्लस टू वाई 5, तो आप चेक करिए कि आपके चारों गिवन ऑप्शन में x और टू वाई की वैल्यू 5 किस में आ रही है, ठीक है। क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, जरूरी नहीं है हर बार आपको फाइनल आंसर निकालना है, कई बार आपको ऐसे हिट एंड टैल करके सीधा ऑप्शन से चेक करके आंसर टिक करना होता है। तो देखो ये इस क्वेश्चन में वही करना है, जैसे x प्लस टू वाई 5 आया, अब देखो ऑप्शन, जैसे पहला ऑप्शन है CA ½ BR, ये लिखा है, तो पहले ऑप्शन में CA½ मतलब BR 1 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी हाफ और y की वैल्यू 1। देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, CA½ BR 1, BR के साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा, तो x की वैल्यू हाफ, y की वैल्यू 1। अब इसको अगर हम x प्लस टू वाई में रखें तो वो वैल्यू 5 नहीं देगा, मतलब x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 5 पहले ऑप्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देन सेकेंड ऑप्शन है CABR2, यानी CA1BR2, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अब अगर इस इक्वेशन में आप x प्लस टू वाई में रखें, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो ये आपको 5 दे देगा, यानी x प्लस टू वाई आपको 5 मिल जाएगा। इसका मतलब जो ये ऑप्शन है CABR2, ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 5। सिमिलर वे में C निकालेंगे, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, D निकालेंगे, वो से रहा है। समझ में आया? तो बस यही करना है आपको, आगे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन बना के और सॉल्व करेंगे, देन वहां से आपकी x एंड y की वैल्यूज आएंगी, बट सीधा फ्रॉम ऑप्शन, इसके आगे आप यही लिख लीजिए, नाउ फ्रॉम ऑप्शन, नाउ फ्रॉम ऑप्शंस पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x एंड y की वैल्यूज पुट कर दीजिए सारे ऑप्शंस में, और देखिए क्या वो x प्लस टू वाई 5 को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, और वहां से आपका आंसर आ जाएगा। हाँ वही हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड वही है, लेकिन ट्रायल एंड मेथड से भी ज्यादा बेटर है ये। हिट एंड ट्रायल में हम यही करते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि हमारा कौन हेलो सा ऑप्शन करेक्ट है, हेलो। कौन सा। हाँ बोलिए। सेक्शन सी कितने पेज पर है सर? सेक्शन सी अभी शेयर किया था ना। आप ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं? देखिए सेक्शन सी है ये प्रेजेंट है पेज नंबर 35 के बाद 36, बुकलेट के पेज नंबर 36, बुकलेट का पेज नंबर 36 है, सेक्शन सी।
गिवन परसेंटेज हमेशा N1 एंड N2 लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में M1 एंड M2 क्यों लिया? रिपीट करना, क्या पूछा है? हर क्वेश्चन में N1 एंड N2 गिवन होता है 20%, 80%, 50% ऐसे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने सर M1 एंड M2 क्यों लिया वो परसेंटेज में? Why cannot we हाँ, consider N1 and N2? N2 N1 एंड N2 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा बाय मोल परसेंटेज नहीं दिया है। ये देखो ना, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, दिस calculate the molecular formula of the compound which contain 20% calcium and 80% bromine, ब्रैकेट में लिखा है बाय वेट, मतलब बाय मास इन दोनों का परसेंटेज इतना है। बाय मोल अगर यहाँ लिखा होता तो बाय मोल होता, मतलब कि बाय मोल मतलब 100 मोल में ये 20 मोल ये 80 मोल, तो N1 की वैल्यू मैं उठा के रख लेता 20 एंड N2 की वैल्यू उठा के रख लेता 80। बट यहाँ पे बाय मोल ना देके बाय वेट दिया है, मतलब बाय मास की बात कर रहा है कि 100 ग्राम अगर है तो उसमें 20 ग्राम कैल्शियम होगा, 80 ग्राम ब्रोमीन। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन की है उस कैलकुलेशन में हमने ये जो परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ टोटल मास 100 ग्राम रखा और इसमें हमने 20 ग्राम कैल्शियम 80 ग्राम ब्रोमीन रखा। अगर यहाँ बाय वेट ना देके बाय मोल ये लाइन लिखी होती बाय मोल, तो हम सीधा यहाँ रख लेते 20 मोल N1 हो जाता ये, और ये हम रख लेते 80 मोल N2 हो जाता। ठीक है, तो मोल परसेंटेज क्वेश्चन में जो दिया उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे ना, तो परसेंटेज बाय मास या बाय वेट दिया है तो परसेंटेज मास के अकॉर्डिंग रखा गया है, तो इसलिए N1 N2 निकालना पड़ेगा। N1 N2 आप डायरेक्ट नहीं रख सकते 20 80। समझ गए? ओके, चलो तो ये हो गया। तो यहां से अब आप ऑप्शन चेक करेंगे और सीधा आप ऑप्शन की वैल्यूज पुट कर दीजिए और सेकंड ऑप्शन जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? सेकंड ऑप्शन हमारा CaBr2, मतलब अगर मैं कंपेयर करूं इसको CaXBrY से, तो कंपेयर करने पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है x की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ लिखा होगा 1, तो Ca1 मतलब CaX 1 हो गया और y की वैल्यू हो गई 2, और ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? x + 2y = 5। इक्वेशन 1 x + 2y = 5, ये इक्वेशन थी। यहाँ पे आप x और y की वैल्यूज रख दीजिए तो 5 मिल जाएगा, तो मतलब CaBr2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और बताइए, और कौन सा डाउट है इसमें सेक्शन सी में? ये हो गया C2। देखो इतना तो क्लियर है कि सब लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। सब लोग इन द सेंस कि मोर देन 50% लोगों का होमवर्क अभी तक कंप्लीट नहीं है, दोनों ही पार्ट का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए सेक्शन सी, ये गारंटी है। क्योंकि अगर आपने किया होता क्वेश्चन तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको डाउट ना आए, क्योंकि इतने स्मार्ट तो हो नहीं तुम लोग, वो तो समझ में आ ही रहा है, और टेस्ट होगा भी समझ ही आ जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ सबके साथ, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कंप्लीट किया भी होगा ए एंड सी, लेकिन वो बहुत ही कम नंबर में प्रेजेंट है। तो बाकी जिन लोगों ने नहीं किया है वो करेंगे तो पक्का है, गारंटी है डाउट आएगा। तो ना तो किसी ने डाउट ग्रुप पे डाउट डाला हुआ है, और मैंने बोला था अगर आपको डाउट है तो आप डाउट ग्रुप पे डाल दीजिए, अगर किसी को आंसर पता है, किसी को आता है सॉल्व करना, तो वो आपको सॉल्व करके भी डाल देगा, ताकि बाकी लोगों का भी वहां पे समझ में आ जाए और सबका टाइम भी बच जाएगा। एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जाऊंगा क्लास में तो क्लास में फिर टाइम कंज्यूम होगा, उतना टाइम है नहीं हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर जो ज्यादा डाउट है फिर भी नहीं समझ में आया या किसी को नहीं आ रहा है तो वो मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन कोई डाउट ही नहीं पूछ रहा है तो मतलब कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा है। किस पे मैं सिर्फ मैसेज भेज सकता हूँ? डाउट ग्रुप पे? क्या बात कर रहे हो यार, डाउट ग्रुप पे कोई भी मैसेज भेज सकता है, बनाए डाउट ग्रुप इसलिए है। सभी तो मैसेज करते हैं उसमें।
टाइम टाइम अभी एक्सटेंड नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी 3 to 4 दूसरी क्लास है, तो अभी 1 घंटे एग्जैक्ट क्लास हो पाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो हम थोड़ा टाइम इंक्रीज कर पाते थे। अभी आज से आपका नया 11th स्टार्ट हो रहा है ना, आपको शायद पता होगा, एक नया बैच है आज से 1 June। सो उसकी क्लास अभी 3 to 4 है, तो उस वजह से अब टाइम एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा मैं। तो एग्जैक्ट 1 घंटे की टाइम है, इसलिए अगर आपको डाउट्स वगैरह है तो पहले तो सब सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद अगर डाउट्स आ रहे हैं तो डाउट्स ग्रुप में डालिए क्वेश्चंस। मैं बताऊंगा मेरे पास जो टाइम होगा नहीं होगा, तो बाकी जिसको आता है वो बताएगा, आपस में आप लोग डिस्कस करिए। ऑफलाइन क्लास होती है तो यही करते हैं ना, बच्चे बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं। अभी आपके ऑफलाइन क्लासेस नहीं है तो क्या करेंगे, ऑनलाइन में यही ग्रुप पे डिस्कस करिए। किसने मना किया, वो ग्रुप बनाए इसलिए गया है डिस्कशन के लिए। ठीक है, चलिए तो बी पार्ट सेक्शन बी मैंने होमवर्क दे दिया है, बाकी एक डीपीपी भी मैं डालता हूँ। सेक्शन बी जो रहेगा वो आप सब लोग सॉल्व करेंगे, ओके। ठीक है, जिनका ये नंबर है मैं आपको ग्रुप पे सेंड करता हूँ, ऐड हो जाइएगा सब लोग। ओके चलो बाय।